नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं। क्योंकि अगर आप सोचते हैं विश्व में कुछ घटित होता है उसका आपके जीवन पर असर नहीं पड़ता, तो पूछिए पाकिस्तान से, जहां पर आटा महंगा हो गया था रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। कोई कनेक्शन नहीं लगता होगा, लेकिन ऐसा होता है। विश्व में हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, असर पड़ता है अगर कहीं युद्ध हो या फिर कोई घटना कहीं और घटित हो। आज आपके लिए क्या लेकर आए, चलिए आपको तमाम मुद्दे मैं बता देता हूं। आज आपके लिए कौन से मुद्दे तैयार हैं, आप मेरी स्क्रीन पर सभी मुद्दों को देख सकते हैं। एक तो आपको टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये कौन से टॉपिक्स हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से जब मुलाकात करते हैं तो दोनों के बीच में जो है दोस्ती जो है सब जग जाहिर होती है कि कितनी पक्की है दोस्ती है। और साथ ही साथ भारत तैयार है कि भाई अगर हमारे अवैध जो है लोग वहां पर पहुंचे तो उनको आप डिपोर्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या भारत भी ऐसा करेगा बांग्लादेशियों के साथ या अवैध घुसपैठियों के साथ? ये हमारा प्रश्न है कि कब ये होगा, जल्दी होना चाहिए। फिर उसके बाद जब टैरिफ लगाए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सख्त हैं, वो कहते हैं कि भाई जैसे को तैसा, जितना टैरिफ तुम लगाओगे, जितना चूना तुम मुझे लगाओगे उससे डबल चूना मैं तुम्हें लगाऊंगा, या कम से कम उतना चूना तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो चीन परेशान है और चीन कंप्लेंट कर रहा है WTO में जाके। क्या कंप्लेंट है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिर ऊपर आप देखिए ज़ेलेंस्की जो है, उनको उम्मीद है कि अब युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, अब और मार ना झेलनी पड़े। अब उनके पास बाइडन तो मौजूद है नहीं, ट्रंप पैसे देने वाले हैं नहीं, उनको पैसा देना अच्छा लगता नहीं मुफ्त में। ट्रंप कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें पैसे जितने दिए तुम मुझे खनिज दो, तेल दो, गैस दो, रसायन दो। पर ज़ेलेंस्की नहीं मानेंगे। ज़ेलेंस्की अब इधर उधर जाके कह रहे हैं कि भाई युद्ध खत्म कर लो, मैं जमीन भी दे दूंगा, यहां तक ज़ेलेंस्की बोल चुके हैं। तो अब आपको बताएंगे कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों का तीसरा बैच जो है 16 फरवरी को रात 10:03 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। ये सभी भारतीय अमेरिकी एयरफोर्स के C-17A यानी ग्लोब मास्टर विमान से लाए गए। बता दें कि बीते रविवार की रात एक अमेरिकी सैन्य विमान 112 भारतीयों को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। ये उड़ान डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की अवैध प्रवासियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत निर्वासित किए गए लोगों को वापस लाने वाली तीसरी फ्लाइट है। इन निर्वासितों के लिए नए बैच में 19 महिलाएं, 2 बच्चे और 14 नाबालिग शामिल हैं। विमान के अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान कुछ लोगों के परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद थे। ये तीसरा बैच महज एक अन्य अमेरिकी सैन्य विमान के 24 घंटे के भीतर अमृतसर पहुंचा है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निर्वासितों को उनके घर जाने की अनुमति दी जाएगी। उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि 13 फरवरी को पीएम मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले अपने भारतीय नागरिकों को वापस लाने की भारत की इच्छा व्यक्त की और मानव तस्करी के पारिस्थितिकी तंत्र को समाप्त करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने यह भी भरोसा जताया कि ट्रंप इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेगा। चलिए, भारत क्या सहयोग करेगा इसको हम ग्राफिक्स के माध्यम से, मैं चाहूंगा हम ये शॉट्स हटाते हैं और आप आइए हमारी बीडी को देखिए। पीछे यहाँ पर जो हमारा बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, वहां पर आपको विस्तार से समझाते हैं क्या है आपके लिए खास। थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे आराम से, दर्शकों आपको बताएंगे। तीसरे बैच में 112 भारतीय डिपोर्ट हुए हैं। इसमें कौन कहां से कितना है ये जानिए। हरियाणा से 44 यहां पर डिपोर्टेशन जो है वो है। गुजरात से कितनी डिपोर्टेशन है? गुजरात से 33 डिपोर्ट। पंजाब से कितने हैं? पंजाब से 31 यहां पर डिपोर्ट हुए हैं हर राज्य से। उत्तर प्रदेश से 2 व्यक्ति यहां पर डिपोर्ट हुए हैं, 2 लोग हैं। और साथ साथ हिमाचल प्रदेश से 1 डिपोर्ट यहां पर हुआ है। तीसरे बैच की बात कर रहे हैं। और तीसरे बैच में देखिए उत्तराखंड से भी 1 को डिपोर्ट किया गया। अब 2009 से अब तक कितने भारतीय डिपोर्ट हुए हैं? देखिए साल 2009 में 734, देखिए 734 डिपोर्ट हुई है भारतीयों की संख्या अगर आपको बताई जाए। पहले भी होता है, साल 2010 में 799, लगभग 800 लोगों को डिपोर्ट 2010 में किया जा चुका है। और अब साल 2011 में 597, लगभग 600 मान लीजिए, 2011 में भी इतने डिपोर्ट हो चुके हैं। और 2012 में 530 लोग डिपोर्ट हुए हैं। और ये देखिए 2009 से अब तक का आपको डिपोर्टेशन डेटा दिखा रहे हैं। 2013 में 550 डिपोर्ट हुए हैं। और आगे क्या है वो भी आपको फटाफट हम बताते चलें। 2014 में 591 डिपोर्ट हुए हैं। उसके साथ साथ आगे भी आपको विस्तार से समझाते चलते हैं कि भाई 2015 में भी 708 जो है डिपोर्ट हुए हैं। तो अभी का आंकड़ा आप केवल मत देख के सोचिए कि ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2016 में
1303, 2017 में 1024 लोग डिपोर्ट हुए हैं। और क्या आंकड़ा आपके लिए फटाफट आपको पेश करते जाते हैं। 18 में 1180, फिर आगे बढ़ते हैं 19 में 2042 लोग, 2020 में 1800, लगभग 1900, और ये देखिए 2021 में 805, और आगे बढ़ते हैं फटाफट क्या है। और आपके लिए 22 में 862, और फिर आगे और भी आपको समझाते हैं क्या है। 2023 में 660 लोग, जो 70 जो हैं डिपोर्ट हुए हैं, और फिर आगे 2024 में 1368 लोग यहाँ पर डिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये डिपोर्टेशन की जो जानकारी थी वो हमने आपको दी और आपको समझाया। अब अगले मुद्दे की ओर रुख करेंगे, ट्रंप पुतिन की बात करेंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते रविवार को एक बयान में कहा कि रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, यानी देखिए वो खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अभी समय तय नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्द इस सिलसिले में पुतिन से मुलाकात करेंगे। बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने 11 फरवरी को फोन पर पुतिन के साथ बातचीत की थी। इस दौरान दोनों के बीच युद्ध खत्म करने पर चर्चा हुई थी। बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया था। यहां रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और शांति बातचीत के लिए कूटनीतिक गतिविधियों को तेज जो करने की बात हुई थी और तेज हो रही हैं। तो वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी बीते रविवार को देर रात यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंचे। ज़ेलेंस्की के अलावा रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मंटूरोव भी यूएई दौरे पर हैं। मंटूरोव ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात की। दोनों ने रूस यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर बात की। अभी ज़ेलेंस्की के यूएई दौरे का एजेंडा भी सामने नहीं आया है। बता दें कि यूएई इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस IDEX की मेजबानी कर रहा है। यहां रूस और यूक्रेन दोनों के हथियारों की प्रदर्शनी लगी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सऊदी अरब में रूसी अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे। इस बातचीत में 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए समाधान तलाशे जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने 11 फरवरी को कहा था कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए रूस के साथ भूमि की अदला बदली जो है उसके लिए वो तैयार है। अब इस खबर पर भी हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपके लिए क्या तैयार किया है वो भी आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये लीजिए, ये देखिए, ये भी आपके लिए ग्राफिक्स हम तैयार करने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूंगा आपको फुल स्क्रीन करके एक बार ग्राफिक्स जो है पहले फुल स्क्रीन करके दिखाते हैं ताकि आपको समझाएं। गरीबी लाते हैं युद्ध, कैसे लाते हैं वो आपको, चलिए ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, अब ये पीछे भी आपको बैकड्रॉप पर भी ये आंकड़े मैं बताने का प्रयास करूंगा। गरीबी कैसे लाते हैं युद्ध, ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, 70 लाख लोग गरीब हो गए। यूक्रेन की अगर बात की जाए, गरीबी कैसे युद्ध लेकर आते हैं ये आप समझिए। और क्या है ग्राफिक्स में वो भी आपको समझाते हैं। यूक्रेन जो है गरीब जनसंख्या बढ़कर 24% हो गई है। थोड़ा सा हम जूम इन करेंगे, ज्यादा जूम आउट नहीं करते। आइए लीजिए, गरीबी लाते हैं युद्ध कैसे। खाद्य असुरक्षा झेल रहा मक्का, जौ, गेहूं का बड़ा निर्यात करता यूक्रेन। देखिए, खाद्य असुरक्षा झेल रहा है जो कि देता था लोगों को। ये हालत हो चुकी है यूक्रेन की। यूक्रेन की 55% जमीन पर खेती होती है। युद्ध से ये सब प्रभावित हुए हैं। वीट बास्केट के रूप में इनको जाना जाता है। और ये 60 लाख से ज्यादा जो है देश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। गरीबी लाते हैं युद्ध, कोई फायदा नहीं होता। हम भी नहीं चाहते कि युद्ध हो, हम आपको ये खबरें बताते चलें। बड़ी तादाद में उद्योग धंधे जो हैं वो बंद हो जाते हैं। ये होता है वहां पर, कोई फायदा होता नहीं युद्ध का। युद्ध का फायदा केवल हथियार लॉबी को होता है। वैश्विक प्रतिबंधों से असर पड़ा है। अब जो वैश्विक जो प्रसर जो यहाँ पर होते हैं वो उससे भी असर होता है। और यूक्रेन का उदाहरण आपको बताया। अब रूस के बारे में आपको बता रहे हैं। जीडीपी में लगभग 50% हिस्सेदारी व्यापार की है। जीडीपी में 4.5% की गिरावट हुई है। युद्ध से पहले 4% की बढ़ोतरी का अनुमान था। अब रूस की मुद्रा रूबल की कीमत गिर गई है। कई विदेशी कंपनियों ने रूस में काम बंद कर दिया है और साथ ही साथ रूस छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं प्रतिभाशाली युवा। रूस में श्रमिकों की भी कमी हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने की अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने बीते रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से पिछले 16 महीनों में इजरायल ने ईरान को एक बड़ा झटका दिया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से हम ये काम पूरा कर सकते हैं और करेंगे।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने अपने बयान में ईरान समर्थित आतंकी हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ की गई कार्रवाई से ईरान के कमजोर होने की तरफ इशारा किया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना चाहता है और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन करते हुए अयातुल्लाह खामेनेई को सत्ता से हटाना चाहता है। नेतन्याहू ने बताया कि इजराइल और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के खतरे का मुकाबला करने के लिए इजराइल और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल के दौरे पर पहुंचे हैं। मंत्री बनने के बाद मार्को रूबियो का यह पहला इजराइल दौरा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि यह लगातार ध्यान देने वाली बात है कि चाहे हम हमास की बात करें या हिजबुल्लाह की, वेस्ट बैंक में हिंसा की बात करें या सीरिया में अस्थिरता की या इराक में मिलिशिया की, इन सब के पीछे ईरान की है। वहीं अमेरिका को इजराइल को 2000 पाउंड के MK-84 बमों की खेप भेजी गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के 5 दिन बाद ही इजराइल को 2000 पाउंड वाले भारी बमों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। जो रोक लगी थी उसको हटा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। टैरिफ वॉर से चीनी इकोनॉमी तबाह। चीनी यानी चीन की 90 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी महामंदी के कारणों की छानबीन में परिणाम यह निकला कि आसमान छूते आयात टैरिफ पर दुनिया की जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका को विनाश की राह पर ला खड़ा किया था। इसके बाद अमेरिकी नेतृत्व ने कई दशकों तक टैरिफ कम रखा। वैश्विक कारोबार बढ़ाने के लिए तमाम सुधार किए गए। हालांकि दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को अचूक शस्त्र मानते हैं। उन्होंने चीन के खिलाफ सख्त टैरिफ पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया। वहीं चीन ने इसकी शिकायत वर्ल्ड ट्रेड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से की है। अगर दोनों देशों में विवाद नहीं सुलझा तो यह टैरिफ वॉर जल्द ही ट्रेड वॉर में बदल सकता है। इसका चीनी अमेरिकी इकोनॉमी पर क्या असर होगा, ये एक प्रश्न है। चीन अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर का भारत और अन्य देशों पर क्या असर होगा, आइए आपको समझते हैं। यहां पर ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए आपको साथ ही साथ टेलीविजन स्क्रीन पर ही मैं चाहूंगा वहां पर ग्राफिक्स आपको दिखाएं। ये लीजिए, चीन अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर का भारत और अन्य देशों पर क्या असर है। ये देखिए, टैरिफ लगने से अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं क्या क्या इसमें खास होगा। देखिए, दूसरे देशों से आने वाले सामान की मांग जो है वो कम हुई है। ये आपको यहाँ पर लाभ की बात है। यहाँ पर और क्या है, विदेशी करेंसी की मांग घटी है। तो चीन अमेरिका की टैरिफ वॉर से भारत अन्य देशों पर क्या असर है। और अमेरिकी निर्यात भी सिकुड़ने लगा है। देखिए, उसका निर्यात भी सिकुड़ने लगा है। ये तो एक इसमें है ही। स्टील जैसे सेक्टरों की आय बढ़ी है, दूसरे सेक्टरों की घटी है आय। तो ये भी एक चीज है इसमें। चीन ने अमेरिकी एप्पल, गूगल के खिलाफ जांच शुरू की है। ये भी इसमें आप समझ लीजिए। और क्या है इसमें, अमेरिका से कोयला LNG के आयात पर 15% टैरिफ लगाया गया। ये भी आपको हम बता देते हैं। और अमेरिका की डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्रीज टंगस्टन आयात पर निर्भर हैं। तो ये भी इसमें चीनी कार्रवाई अमेरिका पर बहुत ज्यादा असरकारक नहीं है। तो चीन अमेरिका की टैरिफ वॉर से ये सामने। अमेरिका के साथ चीन का ट्रेड सरप्लस 23 लाख करोड़ रुपए है। देखिए, ये ट्रेड सरप्लस है। अमेरिकी टैरिफ में लगभग 39 लाख करोड़ के चीनी सामान शामिल हैं। ये इसमें अपडेट है। चीनी टैरिफ में 1.73 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी सामान शामिल हैं। ये इसमें ट्रंप की जीत के बाद चीन ने स्थानीय सरकारों को 121.4 लाख करोड़ का, देखिए स्थानीय सरकारें जो है समय पर सैलरी नहीं दे पा रही हैं, कर रही हैं कटौती। ये हालत है।